मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज आप लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि किस तरह से वो व्यापार करने आए और किस तरह के यहाँ के राजा बन गए। ठीक है, यहाँ पे सब टॉपिक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में कैसे आई। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर, यानी औरंगज़ेब जो थे वो लास्ट मुग़ल रूलर थे जो पावरफुल थे। उसके बाद सब काट के उल्लू रह गए थे। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद 1707 में मैनी मुग़ल गवर्नर इस्टेब्लिश देयर ओन रीजन किंगडम, यानी कि अब क्या हुआ, उनके इंतकाल के बाद, उनकी डेथ के बाद जो बाकी के मुग़ल लोग थे, गवर्नर थे, उन्होंने अपना अपना अलग अलग किंगडम बना लिया, यानी एक नहीं रहा, सब ने डिवाइड कर लिया। Meanwhile, by the second half of 18th century, British started emerging as a new power on the political horizon। अब क्या बोलते हैं कि जब आपके ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो कोई दूसरा तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही। और 18 सेंचुरी की बात करें, अगर 18वीं सदी की बात करें तो ऐसा ही हुआ और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। आगे लिखते हैं, दे कम टू इंडिया एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, वो इंडिया आए एक छोटी व्यापारिक कंपनी बन के, लेकिन बट ग्रेजुअली दे बिकम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री, लेकिन फिर वो क्या हुआ, पॉलिसी कंट्रोलर बन गए, यानी कि यहाँ के मालिक बन बैठे। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है इन 16 AD, यानी कि 16वीं सदी में, ईस्वी में है ना, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर चार्टर्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने 16वीं सदी में, 1600 में उसने क्या काम करा, एलिजाबेथ जो उसकी इंग्लैंड की राजकुमार रानी थी, उनसे एक रूल, एक एक्ट पास कराया जिसका नाम था चार्टर एक्ट। ठीक है, और इस रूल में क्या था, थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड, यानी उनके पास एक अधिकार प्राप्त हो गया था, यानी सिर्फ वो ही व्यापार कर सकते थे। क्या लिखा, विद ईस्ट मीन नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बोलते हैं कि उनके पास एक अधिकार प्राप्त हो गया था जिससे उनको कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता था, कोई भी उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता था विद हिज चार्टर। लेकिन इस चार्टर को द कंपनी कुड वर्चुअल इनटू न्यू लैंड्स अक्रॉस द ओशन, कुड बाय गुड्स एट चीपर रेट एंड सेल दैम इन यूरोप एट हाई रेट। इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या था, चार्टर एक्ट के अंदर ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले तो इसके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, यानी कोई इसके साथ कंपटीशन नहीं करेगा, ये अपने खुद अकेले व्यापार करेगी। और दूसरी बात यह है कि ये चाहे जहाँ भी नदी को, समुद्र को पार करके किसी भी एरिया में जा सकती है, वहाँ के गुड्स को ख़रीद सकती है, यानी चीज़ों को, वस्तुओं को ख़रीद सकती है और इंग्लैंड में लाके ऊंचे रेट्स पर बेच सकती है। ठीक है, तो इन्होंने ये साइन करवा लिया था। ये क्या था, ये एक चार्टर एक्ट था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The royal charter, however, could not prevent other European power, French, Dutch, and Portuguese, from entering the eastern market. By the time the first English ship sailed down the African Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their base in the Goa। तो बोलते हैं कि जब तक कि इंग्लिश शिप पार होती, इंडियन ओशन को पार करती, हिंद महासागर को पार करती, हिंदुस्तान पहुंचती और यहाँ आके अपनी रूल करती, तब तक कि आपके जो दूसरे लोग थे वो यहाँ आ चुके थे, क्योंकि इन्होंने ये अपने देश में तो बचा लिया कि ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई इंग्लैंड की कंपनी व्यापार नहीं करेगी, लेकिन जो डच थे, फ्रेंच थे, इनको नहीं रोक पाए वो। द फाइन क्वालिटी ऑफ cotton and silk produced in India along with pepper, clove, cardamom and cinnamon had a great डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। अब क्या बोलते हैं
क्या आपका जो काली मिर्च है, इलायची है ना, गरम मसाले हैं, इन सब चीज़ों की जो मांग थी वो भी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा ही नहीं है कि खाली सूती कपड़ा या जो सिल्क कपड़ा था उसकी ही मांग हो, लेकिन कंपटीशन अमॉन्ग्स्ट द यूरोपियन कंपनीज़, लेकिन यूरोपियन कंपनीज़ के बीच में जो कंपटीशन बढ़ा उससे क्या हुआ, इंटरबल पुश बाय द बाय प्राइस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट। उससे क्या हुआ, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेंगे, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो जो प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, द यूज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू फ्रेंच बैटल। अब क्या हुआ, इन्होंने आपसी लड़ाई शुरू कर दी, किस लिए, कि भैया हम करेंगे यहाँ पे मार्केटिंग, करेंगे नहीं हम करेंगे, बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज़ के बीच में अब लड़ाई शुरू हो गई। ग्रेजुअली क्या हुआ, दे स्टार्ट सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने एक ना किले रूप में दीवारें बना ली, और अब जो ज़िले थे, जो छोटे छोटे जगहें थी, उनको क्या करा, डिवाइड कर लिया कि ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है। दिस ऑल्सो लीड टू confrontation with the local rule who are already accused by the loss of revenue of the state। ठीक है, अब इससे जो है वहाँ के जो बाकी लोग थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो वहाँ के राजा थे, उनको गुस्सा आया। कैसे आया, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, कोई इसको देख रहा है, कोई इसको देख रहा है, ठीक है। अब आपको लगा कि मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, ये इस वीडियो को ना देखे, आप क्या करेंगे, अपना चैनल अलग कर लेंगे, ये अलग कर लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, अब आप कहेंगे कि भाई सनराइज़ स्टडीज़ से मैं देखता हूँ, आप नहीं देखेंगे, और ये कहेंगे फला चैनल से मैं देखता हूँ, आप नहीं देखेंगे, ठीक है। अब आप दोनों में तो हो गई बात कि ठीक है, इससे आप मत देखना, इससे हम नहीं देखेंगे, और हम लोग का चलेगा। लेकिन अब मैं हूँ तो मेरा तो ये चैनल है, अब अगर ये लोग मेरा चैनल नहीं देखेंगे तो मुझे तो बुरा लगेगा, क्योंकि भाई मेरे व्यू कम हो जाएंगे। तो इस बात पे मुझे गुस्सा आएगा, तो मैं कहूँगी भैया आप लोग की लड़ाई अपने तक रखो, मेरा चैनल तो सब देखेंगे, जिसका दिल करे देखे, जिसका दिल करे मत देखे, है ना। तो सेम वही हुआ, उन्होंने कहा कि भाई लड़ाई आप लोगों की है माल ख़रीदने और बेचने पे, तो आप लोग लड़ो, हम क्यों कहें कि हम तुम्हें माल नहीं बेचेंगे और तुम्हें माल नहीं बेचेंगे, जो पहले आएगा वो माल ख़रीद लेगा, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बंगाल प्रोविंस। चलो अब बंगाल प्रोविंस, जो बंगाल का क्षेत्र है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। In 1651 AD's first English factory was established on the bank of the river Hooghly, where goods from export were stored। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, 1651 में पहली अंग्रेज़ी कंपनी इस्टेब्लिश हुई, कहाँ, हुगली नदी के पास, ठीक है, हुगली नदी के किनारे। जो क्या था, जो एक गोडाउन था, स्टोर था सामान को रखने का। एज द ट्रेड्स एक्सपेंडेड, जैसी ट्रेड बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, द कंपनी परस्यूड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड स्टिल नियर द फैक्ट्री। और जैसे व्यापार बढ़ने लगा तो जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने जो बाकी लोग व्यापारी थे, मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, उन सबसे क्या कहा कि आप लोग ना फैक्ट्री के आसपास ही रहना शुरू कर दो। मान लीजिए ये फैक्ट्री है तो इसके आसपास ही आप लोग अपने घर बना लो, ठीक है। By 1696 the company start building a forest around the settlement in 1698, यानी कि अब उन लोग ने वहाँ पे जो घर बना लिए, तो क्या किया, 1698 में वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री डालना, उसके किनारे किला बना दिया, ठीक है। इट्स बाइबल मुगल ऑफिशियल इनटू गिवन द कंपनी जिम्मेदार राइट्स, ठीक है। अब जिम्मेदारी राइट्स मिल गया था उन्हें ओवर 3 विलेज, यानी कि 3 विलेज में। वन ऑफ दिस, उसी में से एक जो था वो कैलकाटा था, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा, बाद में वही जो है कलकत्ता बना, और लास्ट में आज हम लोग उसे कोलकाता कहते हैं। लिखते हैं, कंपनी ऑल्सो परस्यूड द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू फरमान ग्रांटेड द कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने और वहाँ के जो मुग़ल एम्पायर थे औरंगज़ेब, उनसे एक फरमान भी साइन करा लिया, एक मतलब नोटिस टाइप का भी साइन करा लिया, जिसके थ्रू उसमें ये लिखा था कि ठीक है, ये जो अंग्रेज़ों की कंपनी है यहाँ पे ये व्यापार कर सकती है और किसी भी तरह का इसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तरह का कर देने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू दिस फरमान,
ये फरमान जो था वॉज इशूड फॉर द कंपनी ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए इशू हुआ था। बट ऑफिशियल of the company who were carrying private trader on the side also refused to pay duty causing enormous loss or revenue of Bengal। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि ये इन्होंने जो पास किया था, ये जो फरमान दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए दिया गया था, लेकिन इसी के साथ जुड़े जो छोटे छोटे व्यापारी थे उन्होंने भी टैक्स और कर देने से इनकार कर दिया। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, बंगाल में लड़ाई शुरू हुई और इसको मुर्शिद कुली ख़ान ने शुरू करा। द नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल के नवाब थे, थस अपोज द कंपनी, और इसी से उन्होंने कंपनी का अपोज करना शुरू करा, उसका विद्रोह करना शुरू करा, उसके विरोधी हो गए। अब यह पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो सोल राइट ट्रेड था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से बेनिफिट दिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे कि जो सोल राइट था उसके अंतर्गत कंपनी के साथ इंग्लैंड की कोई और कंपनी कंपीट नहीं कर सकती थी। कंपीट का मतलब होता है कंपटीशन करना, सिर्फ इंग्लैंड की यही एक कंपनी जाएगी जहाँ जाएगी, और इसमें एक ये चीज़ थी कि वो कहीं भी जाके नए ज़मीन को तलाश कर सकती है, समुद्र के पार जाके वहाँ की चीज़ों को कम पैसों में सस्ते दामों में ख़रीद के यूरोप वापस आके भारी कीमत में भेज सकती है। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच आइटम फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सील बाय द यूरोपियन ट्रेडर इन यूरोपियन मार्केट, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें थीं जो यहाँ के यूरोपीय व्यापारी यहाँ से ले जाते थे और यूरोपियन मार्केट में उसे बेचते थे। वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज, फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन था वो कम होने लगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ की सूती कपड़ा और सिल्क के कपड़े के अलावा यहाँ के जो गरम मसाले थे उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था यूरोप कंपनियों का, इसीलिए प्राइस भी हाई हो गए थे, और प्राइस हाई होने की वजह से जो आपका प्रॉफिट था वो रिड्यूस हो गया था, यानी कम हो गया था। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ कुड द सोल लाइट इन एनी फील्ड इफेक्ट योर लाइफ, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी एक फील्ड में आपको सोलो राइट दे दिया जाए कि सिर्फ आप ही अकेले हैं, तो उससे क्या होगा, क्या नुकसान होगा, वो आपकी ज़िंदगी पे किस तरह से प्रभाव डालेगी। एलैबोरेट बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ, अब आपको अपनी एक लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए इसे समझाना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि देखिए, अगर हम लोग किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं रखेंगे, अकेले होंगे तो कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, है ना। अब अगर मैं ही वर्कशीट बना रही हूँ खाली, तो मैं आज वर्कशीट बनाऊँ या 4 दिन बाद बनाऊँ, आपको मेरी ही देखनी है ना। लेकिन क्या है, अब मुझे मालूम है कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग वर्कशीट्स बना रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग मुझसे अच्छी बना रहे हो और हो सकता है कुछ लोग मुझसे बुरी बना रहे हो, है ना। लेकिन क्या है कि अब मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ ना, सुबह जल्दी उठ के बनाती हूँ, रात में देर तक बनाती हूँ कि भाई बच्चों को मिल जाए जल्दी जल्दी, बाकी जिम्मेदारियाँ बाकी काम भी निपटाती हूँ, लेकिन क्या है, सोचती हूँ पहले वर्कशीट्स बन जाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन है, अगर मैं देर में डालूँगी तो मेरे व्यू कम होंगे, है ना। तो क्या है, अब मैं वीडियो भी डालूँ फिर व्यू भी ना हो, इतनी मेहनत के बाद मुझे कुछ फ़ायदा ना हो, मेरे व्यूज़ ही ना बढ़े, तो फिर क्यों करूँगी मैं वो काम, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यह समझाया है कि जैसे मान लीजिए अगर ये कह दिया जाए स्कूल में कि सिर्फ एक ही तरह के बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, तो इससे क्या होगा, जिन बच्चों को मिलेगी वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, वो सोचेंगे हम ही राजा है, हम ही प्रजा है, सब कुछ हमारा ही है, पढ़ेंगे तो भी हम ही फर्स्ट आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हमें कोई फेल तो कर नहीं सकता, है ना। और दूसरी चीज़ क्या कि जो दूसरी कौम है, जो दूसरे लोग हैं जिनको हमने कहा कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते हैं, वो बेचारे उनको चांस ही नहीं मिला पढ़ने का, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस तरह लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।